हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न प्रोफेसर। दिस इज राम सोनी। मध्य प्रदेश पीएससी में सिलेक्शन होने के बाद में आपको किस तरह की पोस्ट मिलती हैं, आज इसके बारे में चर्चा करेंगे। बहुत सारी बातें डिस्कस करनी है। तो यहां पर आपको बताऊं, हर एक चीज आप ध्यान सुनना, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो बाद में आपको बहुत दिक्कत क्रिएट कर सकती हैं। इसलिए आपको यदि उसके बारे में पहले जानकारी होगी तो बाद में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो पहली बात आपको यहां पे ध्यान रखनी है कि मध्य प्रदेश पीएससी हर साल लगभग 20 से 22 प्रकार की जो पोस्ट होती हैं उनके लिए वैकेंसी जारी करता है। अब वैकेंसीज की बात करें, इस बार लगभग 450 के आसपास वैकेंसीज आई हैं, लेकिन 20 से 22 तरीके की जो पोस्ट होती हैं उनके लिए वैकेंसी जारी होती है। ऐसे एसडीएम हो गया, डीएसपी हो गया, नायब तहसीलदार हो गया, अभी बहुत सारी पोस्ट हैं, उनके बारे में जानेंगे। उनकी सैलरीज कितनी है ये भी जानेंगे। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट आपको एक चीज पता होना चाहिए कि जब प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद मेंस क्वालिफाई करते हो, मेंस क्वालिफाई करने के बाद में इंटरव्यू देने के ठीक पहले आपको अपना व्यक्तिगत विवरण फिल करना होता है और बाद में उसको एमपीपीएससी में भेजना होता है। यूपीएससी में इसे ये डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म बुलाता है, डीएफ बुलाता है। अब देखो यहां पर व्यक्तिगत विवरण में आपको ये कौन सी पोस्ट की जो प्रायोरिटीज हैं ये आपको चूज करनी होती है। कौन सी पोस्ट आपको मिलेगी उसके हिसाब से, है ना। कौन सी पोस्ट पहले नंबर पे आपको भरना है, कौन सी पोस्ट सेकंड नंबर पे भरना है, कौन सी थर्ड नंबर पे भरना है, ये चीज आपको चूज करनी होती है। चूज करते वक्त आपको कौन सी चीजों को ध्यान रखना है, ये चीजें पहले हम लोग आज डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहां पर मध्य प्रदेश पीएससी अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में चर्चा करता है। पहली बात क्या चर्चा करता है, जो गैर वर्गधारी पद है उनके लिए मैक्सिमम एज लिमिट होती है 40 ईयर्स। यदि आप अन्य से बिलोंग करते हैं, यदि आप एसएसटी ओबीसी बिलोंग करते हैं तो उस हिसाब से एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। वर्गधारी पदों के लिए जो है वो है 33 साल। तो एज यदि आपका इससे ज्यादा है तो उस कंडीशन में आप तो इसके लिए अप्लाई कर नहीं सकते। नाउ यहां पे एक और महत्वपूर्ण चीज है, शारीरिक मापदंड। अब देखो शारीरिक मापदंड होता है वर्गधारी पदों के लिए, वो है 168 सेंटीमीटर मेल के लिए, 155 सेंटीमीटर फीमेल के लिए, 84 सेंटीमीटर। देखना ईबीएस के बारे में एक बहुत बड़ी बात बोलूंगा, जो आप यदि वर्गधारी पदों में क्वालिफिकेशन आप नहीं करते हो तो आप इसके लिए भरना भी नहीं, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी। 84 सेंटीमीटर होना चाहिए आपका चेस्ट सीना बिना फुलाए हुए, 89 होना चाहिए आपका फुलाने पर, इससे कम नहीं होना चाहिए। फीमेल का कोई ऐसा लिमिट नहीं डला है। अब यहां पे लिखा हुआ है, वर्गधारी पदों हेतु अग्र मान्यता भरने से पूर्व अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर ले कि वे पद हेतु निर्धारित उपरोक्त शारीरिक मापदंडों को पूर्ण करते हैं। यदि अभ्यर्थी अपनी अग्र मान्यता के आधार पर किसी वर्गधारी पद हेतु चयनित होते हैं तथा शारीरिक परीक्षण में असफल होते हैं तो उन्हें पद के भाव में उनकी अग्रमान्यता के शेष पदों हेतु विचारित नहीं किया जाएगा। देखो बहुत बड़ी बात लिखी है। ऐसे मान लीजिए आपने प्रायोरिटीज भरी, पहले एसडीएम भर दिया आपने, फिर उसके बाद आपने डीएसपी भर दिया। वर्गधारी पद कौन कौन से होते हैं, जैसे गृह पुलिस विभाग हो गया, जिसमें डीएसपी हो गया, वाणिज्यिक कर आबकारी विभाग में, जेल विभाग की जो वैकेंसीज हैं या परिवहन विभाग की वैकेंसी हैं, ये सारे वर्गधारी पद में आते हैं। अब मान लो एसडीएम आपको नहीं मिला, आपको डीएसपी अलॉट हो गया। डीएसपी के लिए आपने इंटरव्यूज आपने दिया, आपको जितने मार्क्स हैं उसके हिसाब से आपको डीएसपी मिल गया। अब देखो डीएसपी मिल गया, अब उसके बाद जब फिजिकल होगा और पता चला आपने या आपकी हाइट इतनी नहीं है या आपका सीना इतना नहीं खुलता है, तो उस कंडीशन में आप डीएसपी के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। क्योंकि हाइट यदि आपकी कम है तो हाइट कहां से बढ़ाओगे, सिंपल सी बात है, पॉसिबल नहीं है। तो उस कंडीशन में ऐसा नहीं होगा कि आपको नीचे की पोस्ट दे दिया जाए, फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा। पोस्ट अलॉटमेंट होने के बाद में आपको फिर कुछ नहीं मिलेगा। ये बड़ी बात यहां पे लिखी है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि इन केस आप फिजिकल क्वालिफिकेशन ये आपके पास नहीं है तो आप पहले ही याद रखना कि एसडीएम के बाद डीएसपी फिल मत कर देना, डीएसपी फिल ही मत करना। मतलब जो वर्गधारी पद है यदि उनका फिजिकल क्वालिफिकेशन आप क्लियर करते हो तभी जाके उसके लिए आप अप्लाई करना। तो ये पहली बेसिक चीज है। नो आप डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन सी पोस्ट है। पहली पोस्ट है सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत, जो कि सबसे बेहतर पोस्ट मानी जाती है एमपीपीएससी की। इसे बोलते हैं राज्य प्रशासनिक सेवा उप जिलाध्यक्ष, इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं एसडीएम। इसका पे स्केल 15,600 का बेसिक है, 5400 का ग्रेड पे है, जो काफी इंप्रेसिव माना जाता है। इवनली जब आप आईएएस बनते हैं तो आईएएस का जो पहली सैलरी होती है उसका भी पे स्केल यही होता है, सेम होता है। याद रहे जो पोस्ट होती हैं द्वितीय श्रेणी राजपत्रित होती हैं। हमारे यहाँ दो प्रकार की पोस्ट मिलेगी आपको, द्वितीय श्रेणी राजपत्रित एमपीपीएससी की, और दूसरा तृतीय श्रेणी, उसको बोलते हैं विभागीय। लेट मी शो दिस वन, जस्ट वन सेकेंड, हियर इट इज। तृतीय श्रेणी कार्यपालिक, ये दो प्रकार की वैकेंसीज आपको मिलेंगी। अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं किसके बारे में, द्वितीय श्रेणी राजपत्रित के बारे में। दूसरी पोस्ट है यहाँ पे गृह पुलिस विभाग की उप पुलिस अधीक्षक, जो कि डीएसपी की पोस्ट होती है। इसका पे स्केल सेम होता है।
जिला सेनानी जूनियर स्टाफ ऑफिसर की बात करें, ये दोनों ही गृह पुलिस विभाग के अंतर्गत आती हैं, मतलब ये भी बड़े पोस्ट होती है, ये भी और ये भी। इसकी पे स्केल भी सेम है, ये भी आप कह सकते हैं सेकंड क्लास गेजेटेड ऑफिसर होता है। जेल विभाग की सारी पोस्ट यहां पर आपको याद रखना है कि ये सारी की सारी पोस्ट जो है बड़ेधारी हैं अधीक्षक जिला जेल, इसका पे स्केल 56,100 है। अब देखो यहाँ पे आप बोलोगे ये पे स्केल का डिफरेंस क्यों है, देखिए ये जो पे स्केल रखी है 6वें वेतनमान के हिसाब से, ये पे स्केल 7वें वेतनमान के हिसाब से फिक्स कर दी गई है ना। वित्त विभाग की बात करें, यहां पर है मध्य प्रदेश वित्त सेवा, इसका पे स्केल फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास गेजेटेड ऑफिसर का है। स्कूल शिक्षा विभाग में सहायक संचालक, बहुत अच्छी पोस्ट होती है, इसे असिस्टेंट डायरेक्टर आप बोल सकते हैं। याद रहे ये जो पोस्ट होती है ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, बीओ के इक्विवेलेंट होती है। यदि आप टीचर हैं और आप चाहते हैं कि आपको अच्छी पोस्ट मिल जाए, आप बीओ बन जाएं, तो उस कंडीशन में ये एमबीपीएससी क्वालिफाई करके आप सीधे आप सहायक संचालक बन सकते हैं और बाद में इवेली ज्वाइंट डायरेक्टर तक बन सकते हैं। जेडी पद होना चाहिए आप लोगों को, संभाग का सबसे बड़ा अधिकारी होता है शिक्षा विभाग का, तो ये काफी इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है। बाद में है सहकारिता विभाग। सहकारिता विभाग में देखा जाए तो पोस्ट मिलती है सहायक आयुक्त, सहकारिता एवं सहायक पंजीयक, मतलब सहायक आयुक्त मतलब असिस्टेंट कमिश्नर सहकारी संस्थाओं के लिए, तो ये 56,100 का ये बेस है। अब देखो ये भी 7वें वेतनमान के साथ फिक्स किया गया है। श्रम विभाग में आता है श्रम पदाधिकारी, इसे बोलते हैं मुख्य निरीक्षक मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, तो ये भी पे स्केल वही है 15,600 का बेसिक 5400 ग्रेड पे। महिला एवं बाल विकास विभाग में आता है जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी, याद रहे ये सेकंड क्लास गेजेटेड ऑफिसर होता है, इसका पे स्केल एसडीएम के बराबर ही होता है। सहायक संचालक की पोस्ट होती है, मतलब ये पोस्ट असिस्टेंट डायरेक्टर की होती है, मतलब डिस्ट्रिक्ट का अधिकारी होता है। जनसंपर्क विभाग में है सहायक संचालक, ये भी असिस्टेंट डायरेक्टर का है, इसका सेम पे स्केल होता है। वाणिज्यिक कर विभाग में आता है जिला पंजीयक और जिला आबकारी अधिकारी, याद रहे ये दो जो पोस्ट होती हैं ये वर्गीधारी पोस्ट होती हैं, इसका पे स्केल भी सेम होता है एसडीएम के बराबर। तृतीय श्रेणी कार्यपालिक में आप चलते हैं, राजस्व विभाग में आता है नायब तहसीलदार। अब राजस्व विभाग में नायब तहसीलदार जो होता है इसका पे स्केल होता है 9300 का बेसिक और 3600 ग्रेड पे, है ना, तो ये यहाँ बताया गया है नायब तहसीलदार का। वाणिज्यिक कर विभाग की बात करें, यहाँ पे वाणिज्यिक कर निरीक्षक, उप पंजीयक, आबकारी उप निरीक्षक, ये सारी बड़ीधारी पोस्ट होती हैं, इनको आप याद रखिएगा। 9300 का बेसिक होता है, 3600 ग्रेड पे होता है। आगे चलते हैं सहकारिता विभाग में, सहकारिता निरीक्षक हो गया, सहकारिता विस्तार अधिकारी, इसका 7 पे कमीशन के साथ फिक्स किया गया है 36,200 से 1,14,800, मतलब 36,200, ये सब कुछ डीए वगैरह ला के यहाँ पर बनाया गया है। वित्त विभाग की बात करें, मध्य प्रदेश अधीनस्थ लेखा सेवा, हालांकि डीएस में ऐड होगा जी अभी। मध्य प्रदेश अधीनस्थ लेखा सेवा की बात करें तो यहाँ पर बताया गया 9300 का बेसिक है, 3600 ग्रेड पे, मतलब वही सेम जैसे नायब तहसीलदार का है। परिवहन विभाग का है परिवहन उप निरीक्षक, इसका भी अब देखो इसका पे स्केल काफी कम है, 5200 का बेसिक है, 2800 ग्रेड पे है, मतलब ये कह सकते हैं कि तृतीय श्रेणी में आता है, लेकिन ये जो सैलरी है काफी कम में आती है, मतलब मैंने बोला तृतीय श्रेणी कार्यपालिक में सारे हैं, इनकी सैलरी वन ऑफ द लोवेस्ट में आती है। अब बड़ा ऑब्वियस बात है ये रैंकिंग में सबसे नीचे जाएगा। अब देखो एमपीपीएससी ने बाद में कुछ वैकेंसी अभी जारी भी किया है, जैसे नगरीय विकास एवं आवास विभाग की बात करें तो यहाँ पे पोस्ट है मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्रेणी खा। तो अब देखो ये जो पोस्ट होती है इसे बोलते हैं नगर पालिका का सीओ, इसका पे स्केल सेम एसडीएम के पे स्केल के बराबर होता है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत जो आता है अतिरिक्त सहायक विकास आयुक्त। अब देखो अतिरिक्त सहायक विकास आयुक्त, एडिशनल असिस्टेंट, अब देखो असिस्टेंट कमिश्नर की बात करें, डेवलपमेंट कमिश्नर की बात करें, इसकी मेन पोस्ट होती है मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत का आप कह सकते हो सीओ। इनका पे स्केल 9300 का बेसिक होता है, लेकिन 4200 ग्रेड पे होता है, याद रहे 3600 ग्रेड पे जो होता है नायब तहसीलदार का होता है, लेकिन जो जनपद पंचायत के सीओ साहब होते हैं इनका ग्रेड पे होता है 4200, तो ये आप लोग याद रखिएगा। फिर क्या विकास खंड अधिकारी, बीडीओ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, बीडीओ है ना, इनको बीडीओ बोलते हैं, इनकी सैलरी होती है 9300 का बेसिक 3600 ग्रेड पे, तो ये नायब तहसीलदार के बराबर ही होता है। तो कुल मिला के हम लोगों ने यहाँ पर 19 9 3 12 22 पोस्ट को डिस्कस किया है। तो 22 डिफरेंट प्रकार की जो वैकेंसीज हैं वो एमपीपीएससी जारी करती है। तो यहाँ पर इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है कि अब तो सैलरीज के हिसाब से जो वैकेंसीज उसके हिसाब से आप प्रायोरिटीज फिल करेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है यदि आप वर्गधारी पदों के लिए फिजिकल क्वालिफिकेशन क्लियर नहीं करते हैं तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपको वर्गधारी पोस्ट का प्रायोरिटीज फिल ही नहीं करनी है, उसको मतलब उसको डालना ही नहीं है। अदरवाइज बाद में यदि आपको पोस्ट अलॉट हो गई, फिजिकल में आप क्लियर नहीं हो पाए, तो फिर आपको एमपीपीएससी से कुछ नहीं मिलेगा, है ना। तो ऐसी गलतियां आपको नहीं करनी है। चलो यदि आपके पास कोई डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट में पूछ लेना। इसके अलावा जो नए फ्रेंड्स है राम सोनी एमपीपीएससी नाम का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर क्लासेस की इन्फॉर्मेशन शेयर की आती है। एमपीपीएससी 2022 के लड़े हमारा बैच कोर्स चल रहा है, उसकी इंक्वायरीज भी आप वहां पे कर सकते हैं। होली के लिए स्पेशल ऑफर है, 7 और 8 तारीख को
हमारी जो फीस है वो 1999 से घट के 999 हो जाएगी। MPPSC 2022 प्रीलिम्स का जो बैच कोर्स लॉन्च किया है, जिसका एग्जाम 21 मई को होने वाला है, तो उसको भी आप 7 या 8 मई को ज्वाइन 7 या 8 मार्च को यदि आप ज्वाइन करते हैं तो आपको काफी डिस्काउंट मिल जाएगा। ये क्वेरी आप रामसोनी MPPSC टेलीग्राम ग्रुप में कर सकते हैं, आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा उसके माध्यम से। चलिए डिस्कशन को भी वाइंड अप करते हैं, मुलाकात करते हैं फिर, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव वन गुड, कीप अप फॉरवर्ड एंड टेक केयर।